बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत करने की तकरीब। ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के शेंगकोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप, सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मेंगयांग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन और हुकूमत सिंध और चीन की कंपनी के माबैन कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया की पैदावारी प्लांट के मंसूबों की याददाश्त पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रई शोबों में ताउन को वुसअत देने पर गौर। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं सदर आसिफ अली जरदारी। सदर आसिफ अली जरदारी और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के मौक़े पर भी तबादला ख़याल। दौरा पाकिस्तान की दावत, मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत, तिजारत और इक़्तिसादी शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए याददाश्त पर भी दस्तखत। सेहत, मीडिया, तवानाई, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मराकश कश्ती सानहे में जाबहक 4 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन पहुंचा दी गईं। मैयतें रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। जाबहक अफराद का ताल्लुक शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से है। लवाहिकीन की मौजूदगी में मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। दुखी खानदानों से इजहार ताज़ियत करता हूँ। सादा लोह शहरियों का मुस्तकबिल दाव पर लगाने वालों की सरगोबी कर रहे हैं। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज। सैलाब के बायस मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कौमी माहौलियाती पॉलिसी तश्कील दी गई है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत नुकसानात के तदारुक के लिए इक़दाम करेंगे। कम कार्बन के अखराज वाले मंसूबों पर तवज्जो देना होगी। माशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल का ब्रीफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। जद्दा में पहली मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में 137 पाकिस्तानी कंपनियां शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी मसनूआत में टेक्सटाइल, खेलों का सामान, खुराक और तामीराती सामान शामिल। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल। SIFC की साल के पहले 6 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी में 20% इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 32 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुंच गई। चीन का सरमायाकारी में 40% तक नुमाया हिस्सा। आलमी इक़्तिसादी फोरम और डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल गैर मुल्की सरमायाकारी के मुश्तरका मंसूबे का आगाज़। आलमी इक़्तिसादी फोरम के तहत पाकिस्तान डिजिटल गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी मंसूबा अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना अफसोसनाक। हमारी फौज और पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान सूबाई मसला है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 49 नामों पर गौर होगा। जेर गौर नामों में 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 45 वकला शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे करने के बाद बयान पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। अमेरिका की वजाहत सामने आ गई। सदर ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप का गजा में फौज भेजने का इरादा नहीं, वो फ़लस्तीनियों की मिस्र और उर्दन आर्जी नकल मकानी चाहते हैं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए गजा की तामीर नौ में अमरीका की शमूलियत ज़रूरी समझते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट की वजाहत। शेख हसीना के अवाम से ऑनलाइन खिताब पर बांग्लादेशी अवाम मुश्तइल। अवाम का शेख मुजीब की यादगार और रिहाइशगाह पर धावा। हज़ारों मुश्तइल मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के आबाई घर को आग लगा दी। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी नजर आतिश। अवामी लीग पर पाबंदी का भी मुतालबा। शेख मुजीबुर रहमान का ख़ानदान आमरीत और फस्तायत की अलामत है। बांग्लादेश से मुजीबिज़म के फाशिज़म के हर निशान को मिटा दिया जाएगा। मुजाहिरीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की वनडे सीरीज जनूबी अफ्रीका की टीम आज पाकिस्तान पहुंच रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का आज से प्रैक्टिस का आगाज। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल। 6 फरीकी वनडे सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की तरबियती मशकें। 3 मुल्की सीरीज 8 से 14 फरवरी तक कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम में खेली जाएगी। सीरीज के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 13 दिन बाकी। शायकीन क्रिकेट को टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतजार। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को खेला जाएगा। सनसनीखेज मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ऑनलाइन टिकट्स के लिए रिजी कोरियर कंपनी के मराकज कल शाम 4 बजे से फार। शायकीन 13 शहरों के 37 मराकज से ऑनलाइन टिकट की कॉपी वसूल कर सकेंगे। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के जरिए स्टेडियम में दाखिला मुमकिन नहीं, कॉपी हमरा लाना लाजिम होगा। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ शाहिद नसीम। मैं हूँ हुमैरा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान। और मौसम की सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आपने सुनी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत करने की तकरीब बीजिंग में हुई। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान की ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत किए गए। याददाश्त के तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंगयांग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। याददाश्त के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा, जबकि हुकूमत सिंध और चीन की कंपनी के माबैन कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मंसूबे की याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। तकरीब में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शिरकत की। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से बीजिंग में मुलाकात हुई, जबकि इस मुलाकात में सदर ममलकत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। सदर मुमलिकत ने दोनों मुल्कों के माबैन पायदार और गहरी तस्वीराती शराकतदारी पर रोशनी डाली। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहते हुए इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के अहम किरदार पर भी रोशनी डाली। मुलाकात में मुश्तरका मुस्तक़बिल की पाक चीन कम्यूनिटी के क़याम के लिए अवामी और सकाफ़ती तबादलों को वुसअत देने पर भी जोर दिया गया।
फरीकैन ने सीपैक के दूसरे मरहले के तहत काबिल तजदीद तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का B2B और निजी शोबे के रवाबित के जरिए तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मौक़े पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं की पै दर पै नस्लों ने दोस्ती को मजबूत किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू की गई। अजीम अवामी हॉल पहुँचने पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। इस हवाले से तफसील आप जान सकेंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास से। सदर आसिफ अली जरदारी बीजिंग में अवामी हाल पहुंचे तो चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफूद के हमरा होने वाली मुलाकात में दो तरफा शराकत दारी के दायरा कार को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक की जानिब से बुनियादी दिलचस्पी के अमूर पर एक दूसरे की हिमायत का इयादा किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के साथ सदाबहार तज़वीराती ताउन की शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि चीन की मिसाली तरक्की और खुशहाली चीनी क़यादत के विजन और चीनी अवाम की फ़ालियत का मज़हर है। पाकिस्तान के अवाम सदर शी जिनपिंग को विजनरी रहनुमा और पाकिस्तान के ख़ास दोस्त के तौर पर इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी बाहिमी ताउन की रोशन मिसाल है। सदर मुमलिकत ने बेल्ट एंड रोड मनसूबे के तहत आलमी तरक्की में ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात के दौरान सीपैक 2 पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से इलाकाई रवाबित, मुश्तरका फ़वाइद और खुशहाली को फ़रोग़ हासिल होगा। मुलाकात में पाक चीन कम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए अवामी रवाबित और सकाफती तबादलों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। चीन के सदर शी जिनपिंग और सदर आसिफ अली जरदारी भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत और तिजारत, मईशत, तवानाई, सेहत, तकनीकी महारत, मीडिया, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इससे पहले चीन के अजीम अवामी हाल पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चौमद दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रिवायती लिबास में मलबूस चीनी बच्चों ने सदर मुमलिकत को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने बच्चों से शफकत का इजहार किया। इस मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग और सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने हमरा वफ्द के अरकान का एक दूसरे से तारुफ करवाया। चीन और पाकिस्तान की आजमूदा दोस्ती वक्त के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर हो रही है। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। पाकिस्तान और चीन तज़वीराती शराकतदार हैं। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मराकश कश्ती साहने में जाम बहक अफराद के हवाले से उनकी बैयत पाकिस्तान पहुँचाई गई। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के ताउन से मराकश कश्ती साहने में जाम बहक होने वाले 4 पाकिस्तानी शहरियों की मैयत इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। जाम बहक होने वालों का ताल्लुक शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से है। लवाहिकीन की मौजूदगी में मैयत आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। समंदर पार पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर शादी सालिह हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं दुखी ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ और ऐसे अनासिर जो सादा शहरियों को ख्वाब दिखाकर उनका मुस्तकबिल दाव पर लगाते हैं, उनकी सरकोबी कर रहे हैं। बड़ी गम और दुख की घड़ी है। हर एक जो शख्स यहाँ पे इसकी डेड बॉडी वापस आई है, उसके पीछे एक दो नहीं कई लोग हैं, पूरा ख़ानदान है और मतलब हम सबको बड़ा दुख है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी वजारत कोशिश कर रही है, वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल मौक़े जो हैं वो फराहम किए जाएँ। पिछले चंद माह में हमने जापान के साथ, यूनान के साथ, कई मुल्कों के साथ जो है वो हमारे एग्रीमेंट जो है वो फाइनल स्टेजेस में, और सिर्फ एक ही उनको कहा है कि जी हमारे नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं, सिर्फ आप यहाँ पे ख़ुद आएँ, अपने इंस्टीट्यूशन खोलें, उनको ट्रेन करें और यहाँ से ख़ुद लेके जाएँ, ताकि ये जो लोग इस्तेसाल करते हैं,
लोगों की मजबूरियों का, उससे हम बच जाएं। वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही सख्त एक्शन लिया, हर 2-3 दिन बाद वो मीटिंग बुलाते हैं, और वज़ीर दाखिला साहब भी इस पर बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं। आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे असबाब पैदा करे कि हम मज़ीद ऐसे मौके पैदा कर सकें कि हमारे नौजवान जो है वो लीगल तरीके से बाहर जा सकें इंशाअल्लाह। मराकश कश्ती सान्हे में तहसील फालिया की जाँ बहक होने वाले 2 नौजवानों की मैयत उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई हैं। साहने में तहसील फालिया के 4 नौजवान जाम बहक हो गए थे। हुकूमत की सिफारती कोशिशों से मसीद वाली गांव के 26 साला हामिद शब्बीर और कोटली काजी के 20 साला सज्जाद अली की मैयतें उनके प्यारों तक पहुंचाई गईं। 20 साला सज्जाद अली की नमाज जनाजा उनके गांव कोटली काजी में अदा कर दी गई, जबकि मसीद वाली के रिहायशी 26 साला हामिद शब्बीर की नमाज जनाजा आज दिन 2 बजे अदा की जाएगी। अहले खाना ने उनके प्यारों की मैयतें वतन वापस लाने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डिप्टी डायरेक्टर गुजरात सर्कल की निगरानी में FIA की टीमों ने मंडी बहाउद्दीन में छापामार कार्रवाई के दौरान मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस मुलजिम मोहम्मद नवाज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर ज़ैगम अब्बास को स्पेन भिजवाने के लिए 49 लाख रुपए बटोरे थे। कश्ती समंदर में डूब जाने से ज़ैगम अब्बास की मौत वाक़ हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि इंसानी स्मगलरों के गैंग के दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के 2 साल पूरे होने के मौके पर पाकिस्तान के अवाम की तरफ से तुर्क भाइयों और बहनों की हिम्मत और इस्तेकामत को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्किल की घड़ी में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्क अवाम ने इस सान्हे का बहादुरी से मुकाबला किया। तुर्क अवाम सदर रजब तैयब एर्दोगान की मजबूत क़यादत में इस सान्हे से मजीद मजबूत हुए हैं। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि कुर्राए अर्ज़ को माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात से महफूज रखने के लिए इज्तमाई इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबिल देने के लिए मौसमियाती तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज करना होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने माहौल की वजह से दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए जामे फ्रेमवर्क मुरतब किया है। Policies must translate into bold, decisive, and sustained action. Recognizing this, our government has prioritized strengthening governance through the Pakistan Climate Change Authority to enhance policy execution, reviving upscaling Green Pakistan, and allocating $1 billion through the Public Sector Development Program for Environmental Sustainability, introducing policy guidelines for trading in carbon markets, engaging private finance in climate action, and launching Green Tech Hub, a platform fostering innovation and collaboration in climate resilience. वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत भी माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। The 5 fundamental pillars of Udan Pakistan program are homegrown economic transformation plan. Under Udan Pakistan's environment and climate change agenda, we are focused on 1. Clean air and smoke control, phasing out high emission fuels and promoting electric vehicles, expanding mass transit systems to reduce urban pollution, investing in efficient irrigation systems and water recycling technologies, promoting climate-smart agriculture to minimize crop burning and soil degradation. वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जद्दा में पहली मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया और नुमाइश के इनेकाद में ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नुमाइश दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का नया संग मील है। जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मयार की मिसाल है। मेड इन पाकिस्तान नुमाइश में 137 पाकिस्तानी कंपनियाँ शिरकत कर रही हैं।
पाकिस्तानी मसनूआत में टेक्सटाइल, खेलों का सामान, खुराक और तामीराती सामान शामिल है। जाम कमाल खान ने सऊदी अरब को 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी जीतने पर मुबारकबाद दी। أهلا وسهلا بكم في معرض صنع في باكستان. In the Kingdom of Saudi Arabia, in the historic city of Jeddah. SIFC की मुआवनत से गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए दोस्ताना माहौल पैदा करने की जानिब अहम संग मील आलमी इक़्तिसादी फोरम के तहत पाकिस्तान डिजिटल गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी मनसूबा अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया है। डिजिटल गैर मुल्की सरमायाकारी में ई कामर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन सर्विसेज शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से डिजिटल गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी मनसूबा इक़्तिसादी तरक्की की जानिब अहम कदम करार दिया है। रवा माली साल के पहले निस्फ में गैर मुल्की सरमायाकारी 20% इजाफे के साथ 1.329 अरब डॉलर तक पहुँच गई। मनसूबे का मकसद SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरहद पार डिजिटल सरमायाकारी का फ़रोग़ है। ज़िला शिगर के दूर उफ्तादा इलाके अलचूड़ी में फ्रीलांसिंग IT हब का क़याम अमल में लाया गया है। फ्रीलांसिंग हब से इलाके में IT के इनकलाब के ज़रिए तरक्की की नवीद है। ये इक़दामात SCO के डिवीज़न 2025 का हिस्सा है, जिसका मकसद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में डिजिटल इनकलाब लाना है। विजन के तहत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुँचाने के बड़े मनसूबे पर काम जारी है और अब तक छोटे बड़े 68 IT सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। इन दूर दराज इलाकों में फ्रीलांसिंग IT हब कायम किए जा रहे हैं, जहां नौजवान नस्ल को ऑनलाइन रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। अलचौड़ी जैसे दूर उफ्तादा इलाके में तेज़ तरीन इंटरनेट के साथ फ्रीलांसिंग IT हब का क़याम एक अहम संग मील है। नौजवान नस्ल इस सहूलत से फ़ायदा उठाकर अपने और अपने ख़ानदान के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर इलाका माहिदीन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हुक्काम और अलचौड़ी ज़िला शगर के नौजवानों ने दूर दराज इलाके में फ्रीलांसिंग IT हब के क़याम पर पाक आर्मी और SCO का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। PTI वाले अपनी पार्टी में मीर जाफिर और मीर सादिक की निशानदही करें। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अब तक जितने एहतजाज PTI ने किए हैं, इसमें पंजाब और सिंध से उनकी लीडरशिप या अवाम की शिरकत न होने के बराबर थी। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला से मुतालबा करता हूँ कि सूबे के अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इन कैमरा इजलास बुलाएं। हमारी कौम और सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। Now, over the last 12 to 14 months, we have made significant progress on the macroeconomic front. And I'm not here to talk about that. The inflation data at 2.4% at the end of January is a good data point in terms of the progress that has been made in Pakistan around that. Even more importantly, on the back of this macroeconomic stability, we are executing, not embarking, we are executing structural reforms. Starting with taxation, I'm very grateful to the 4 chief ministers and the provincial assemblies in terms of passing the legislation around the agriculture income tax, because it's a very important and key step towards expanding the tax net in the country. Equally, all the efforts that we are making in terms of right-sizing of the federal government, in terms of the ministries being merged, some of the attached departments either being abolished or being privatized, and some of the vacant posts which we've already announced that are being abolished. And it's a real upside with respect to our expenditure in the federal government. And the last thing is around pension reform.
As you know, as of July 1 of last year, all new colleagues in the civil bureaucracy are going to be on defined contribution. So our stock is still a real issue, but at least we have stopped the bleeding. Now, while we are dealing with these immediate imperatives, because it's important in terms of managing the recovery and the economic turnaround, I've been saying in very loudly and clearly that in terms of sustainability of Pakistan and our overall economic situation in the country, it will ultimately depend upon two existential issues and how we deal with those. One is population control and population management. Unfortunately, we are still growing at the rate of 2.55%. And then the topic at hand, which is climate change, and how we sort of deal with that, which is indeed the topic of this conference. I do want to start by commending the organizers who have brought a galaxy of practitioners from around the globe to talk about this issue, but not only talk about this issue, because I've always maintained, even on the economy side, that we have known the what and why for the longest time. There's no dearth of policy prescriptions, but ultimately it's about the how and the who. And I sincerely hope that as we go forward, and this two-day conference is going to address some of the operational and the operationalization of the how and who as we go forward. Now, where do we stand today? I was just listening to Justice Mansoor Ali Shah, and I just came in while he was speaking here, and he made some very, very pertinent points. Now, some of the established facts. I'm sure this conference has already attended to that. One of the most vulnerable countries in terms of climate change. Also, while we need to deal with mitigation, the real issue and the bigger issue is adaptation. Now, some of the enabling factors. National Adaptation Plan is in place with the NDCs and everything that a lot of speakers will talk about. The second one is the National Climate Finance Strategy. And I was in Baku with the Minister of Climate Change, where we unveiled this climate finance strategy. And that's where this figure of $348 billion of gap till 2030 sort of came up. We are also very grateful to V20 and that forum in terms of working on a comprehensive climate prosperity plan, which will be, inshallah, unveiled during April. And the last thing I want to mention is the State Bank of Pakistan to issue green taxonomy guidelines. Now, we should have done that some time back, but there ayed, durust ayed. So I think it's okay. Again, it's in the April timeframe, because it's very important. What is green? How do you structure? How do you monitor? How do you finance? It's very important that we have a national green taxonomy framework as we go forward. Now, to the topic at this point in time, and for this session around financing. Now, the way I look at it, a few sources. When we talk about the COPs in COP27, Loss and Damage Fund in Sharm el-Sheikh, and it's good to see some level of operationalization coming through in COP29, with about $720 or $730 million in loss and damage fund at least being pledged.
Then the Baku Finance goal itself, after long deliberations, about $300 billion of commitment in terms of annual outlays. Although, of course, as we all know, the requirement and the ask was at least 3 to 4 times higher than this commitment. Then we have the Green Climate Funds, and if Acumen is here, I think it was very good to see Acumen Climate Action Fund being launched at about $90 million. And then, of course, Green Climate Fund. My only discussion with respect to Green Climate Fund is it just takes a long time. We have bureaucracy here in Islamabad, but I do think the bureaucracy in Manila should think through it because we need to fast track a lot of things. So it's my request and humble request that they should look at their accreditation process and even before we come to the pledges and the disbursements. So that's one big source of, what we discuss in various COPs. The second one is the discussion with the MDBs, the multilaterals. So we're very grateful to Asian Development Bank. As you know, at the fag end of last year, they announced $500 million, and climate being a big part of that theme. The second one is what was announced earlier in January around the 10-year country partnership framework with the World Bank Group. And I think it's very important, and I'm very grateful to both multilaterals, certainly the World Bank Group as well, because when I met President Ajay Banga almost a year back during the spring meetings, we talked about many things and where we need World Bank support. And of course, all the project and project financings have always been there, but his point was that if Pakistan can come in with a more focused approach, rather than we want this, this, and that. So we agreed. We agreed on the population side, we agreed on the climate side. And of course, the fiscal side of the equation and the private investment side. So if you look at the 10-year country partnership framework, on the population side, we have child stunting, and we have learning poverty, especially girls out of school. And the second thing was around climate resiliency and decarbonization. And so I think we have moved forward in the right way on that front. Of course, another source of funds is international capital markets. I heard Justice Mansoor Ali Shah talking about green bonds. And, Pakistan is not strange to green bonds, because it's only a few years back that WABDA, a parastatal on the utility side, printed a ticket of about $500 million in terms of the green bond. And at that point in time, actually, the book size was 6 times that. That's the kind of appetite which is available if we get our act together in terms of the international capital markets. I'm being told 1 minute left, which is the right thing to do. So then we come to the innovative solutions, which is the development of carbon markets and debt for nature swaps. Again, I heard Justice Mansoor Ali Shah talking about it. But it's very important that we take this whole debt for nature swap out of the distress situations, because we equate it with that someone is in distress and therefore we need to know. It's a very viable option of moving forward in terms of the financial solutions. The other thing we need to think about is grants versus loans, because loans are loans even if they are concessional because we have to pay them. And the other is foreign exchange versus local currency solutions. The last 2 things I just want to mention is that while we are looking for financing, capacity building in implementation and impact, identification, structuring, monitoring, reporting to international standards in terms of bankable, investable projects. That's what we need. That's where the technical support has to come in. And that's where the private sector has to lead this country.
and the public-private partnerships are going to be one of the most critical pillars and enablers in terms of climate finance as we go forward. And the very last thing, when I was there in April of last year, I was asked to join this coalition of finance ministers for climate action. Because the point that was being made there in that forum, that of course it's the ministers of climate change who have to take the lead, but if the ministers of finance who control the purses, who have to think through the repurposing of some of these subsidies, if they don't come on board, this will never go mainstream in terms of budgeting, in terms of how we bring it into our macroeconomic framework. So I'm really looking forward to the deliberations of the most eminent panelists who are sitting here, and I will make some closing remarks after that. I hope I've stayed within 1 minute. Thank you very much. नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ब्रीथ बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि माशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है, टैक्स का दायरा कार भी बढ़ा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। और नाज़रीन, अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे स्पोर्ट्स की न्यूज़। स्पोर्ट्स से कबल कुछ दीगर यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सईदाल खान ने ऐवान सदर में मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। सदर आसिफ ज़रदारी 8 फरवरी तक चीन की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में आज इस्लामाबाद में होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 49 नामों पर गौर होगा। ज़ेर गौर आने वाले नामों में 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 45 वकला शामिल हैं।